हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड इज इट क्लियरली विजिबल? जल्दी बताओ। लेट मी राइट फर्स्ट। इज इट क्लियरली विजिबल? गुड इवनिंग। Am I audible? Yes, okay. Okay. And is it visible clearly? Yes, okay. तो चलिए, हम लोगों को मैं पिछले क्लास में आप लोगों को ये बात कर चुका था कि फ्रिक्शन कैसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कैसे लगता है, कैसे वेरी करता है, और एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं सारी चीज़ें बता दिया था। आज हम लोग थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बचा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल ही आज ही शुरू भी हो जाएगा, आज ही। ओके, तो दोनों चीज़ें देखते हैं आज हम लोग। एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, इससे जो रिलेटेड ग्राफ है, खासकर शुरुआती दौर का, वो देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन का सिंपली सेंस ये है कि यदि एक ब्लॉक हो, ऐसे सरफेस हो और उस पर एक ब्लॉक मैं बना दूं, ऐसे ये रहा ब्लॉक, इस पे रखा हुआ, मास m है, और ये फोर्स जो लग रहा है वो कॉन्टिन्यूसली इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू पुल इट बाय इंक्रीजिंग फोर्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू। और ये रखा हुआ है, इस पे रखा हुआ है ना, सरफेस पे रखा हुआ है। अब हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है? तो याद करो, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा चुका हूं। करता हूं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बनाता हूं। कहता हूं कि भाई नीचे ये mg है, यहीं पे लगने वाला फोर्स ये n है, और क्योंकि इधर खींचा जा रहा है तो ये इधर F है। और यदि मैं इसको भी ब्लू से ही दिखाऊं जो फोर्स लग रहा है, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ऑल दीज शोन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और किसी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है? ओके, ये सारे mg भी m पे लग रहा है, n भी m पे लग रहा है, F भी m पे लग रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स भी m पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। और ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू है ना, ये इसको हम लोग 0 से इंक्रीज कर रहे हैं। 0 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 0.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.25, 2.5, 3, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 ऐसे बढ़ा रहे हैं। सेंस मतलब जो कोई चीज इंक्रीजिंग का मतलब है, और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए, वो अब हम लोग देखते हैं। तो हमेशा अभी भी आपको मैं बताया हूं कि दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वही सारी चीजें चल भी रही हैं। तो पहला तो ये कि हमें जो देखना है वो ये देखना है कि फिलहाल इसके अलोंग, ये तो फोर्स बढ़ा रहे हैं तो इसके अलोंग चलना है, ये वाला बैलेंस है। तो n बराबर mg है, फिलहाल n बराबर mg है। अगला है F स्टैटिक मैक्सिमम, याद होगा तो F स्टैटिक मैक्सिमम दैट इज म्यू s n होता है, एंड दैट इज म्यू s हियर mg, n इज mg, एंड F काइनेटिक होता है, सो दैट इज म्यू k n होता है, एंड दैट इज म्यू k mg। n की जगह फिलहाल mg है।
इधर के अलॉन्ग बैलेंस है, ठीक है। लेकिन ग्राफ हमें खींचना है फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट एफ। पहले तो ये भी है ना कि ग्राफ खींचना किसका है, ये तो इंफॉर्मेशन अभी बताया हूं कि जो ब्लॉक पर फोर्सेस जो लग रहे हैं वो n की वैल्यू वर्टिकल बैलेंसिंग है, तो n बराबर mg है। और ये दो जो वैल्यू है वो याद करो, मैं बताया हूं ये फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है बल्कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है which acts specifically during slipping between the surfaces। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इनको डील किया जाए, जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, जो वैल्यूज हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि हमें ग्राफ किसका खींचना है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि ग्राफ हमको नहीं आता, चाहे ग्राफ देख नहीं पाते, चाहे ग्राफ बहुत कठिन है। वो ऐसे सरेंडर करने से तो आना ही भी नहीं है। साइंस में ये पहला तो कंडीशन यही है कि यदि आप सरेंडर कर दे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, क्या हमको ये पार्ट नहीं आता, चाहे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये भी थोड़ा ठीक है, लेकिन मन में यदि ये है कि नहीं आ सकती तो बहुत बहुत दुख की बात है। ये नहीं चलेगा। तो एक तो ये पॉइंट है। सो ग्राफ के बारे में आपको मैं बता रहा था। पहला ये होता है कि ग्राफ हमें खींचना किसके किसके बीच है। तो चलिए दिखाता हूं कि ग्राफ किसके किसके बीच में खींचना है। ग्राफ ये है, देखिए ये है ग्राफ है फ्रिक्शनल फोर्स, खींचना है फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट। क्लियर। और किसी भी एक बड़ा स्टेटमेंट है, पता नहीं ग्राफ वाला मेरा जो क्लास है वो किए हैं कि नहीं आप लोग। आपको ये समझना है कि ग्राफ खींचना हो चाहे खींचा हुआ ग्राफ देखना हो, तो ये जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है ना, ये जो इंडिपेंडेंट होता है, दोनों ही केस में इसको हम लोग बढ़ाते रहते हैं और इस पे पैनी निगाह रखते हैं। चाहे खींचना हो, आपको पता है ग्राफ इसी का खींचना होता है, इसके अगेंस्ट। इसका तो ग्राफ होता ही नहीं, ग्राफ तो इसका होता है, हमेशा वाई वाले का ग्राफ होता है और इसके अगेंस्ट खींचते हैं। तो हमें इसको जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है इसको लगातार बढ़ाते रहना होता है और हमें देखना होता है इसका क्या हो रहा है। चाहे ये वेलोसिटी हो, वेलोसिटी टाइम हो, एक्सेलरेशन टाइम हो, करेंट टाइम हो, करेंट चार्ज हो, इंड्यूस ईएमएफ कुछ भी हो, फोर्स मोमेंटम हो, फोर्स टाइम हो, वर्क डन या पोजीशन हो, वर्क डन टाइम हो। ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि ये दोनों एक्सिस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ये है जो हम लोगों को समझना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपको ग्राफ खींचना होगा तो दो केस ग्राफ में हो सकता है जो पॉसिबल है। एक होता है कोई चीज कांस्टेंट हो, और किसी के अगेंस्ट खींचना हो, तब तो रिलेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो बड़ा डिपेंड कैसे करेगा। और वो हमेशा ऐसा होता है, चाहे प्लस ऐसा होता है, चाहे जीरो ऐसा होता है, चाहे माइनस ऐसा होता है, पर होता ऐसा ही है जो डिपेंड नहीं करता है, जिसका रिलेशन नहीं होता है। और दूसरी एक संभावना है रिलेशन वाला ग्राफ, चाहे वो स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो, लीनियर रिलेशन हो, चाहे पैराबोलिक हो, चाहे लॉग, साइनसोइडल, कॉस, टैन, दिस, एक्सपोनेंशियल, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, पर रिलेशन हो, उसका ग्राफ होता है। इसके अलावा दुनिया में ग्राफ नहीं होते। ठीक है, तो अब हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ओके, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप लोगों को बताऊं मैं,
मैं चाहता हूं कि यहाँ पे रिलेशन लिखूं ताकि आपको ये पता चल जाए, चाहे कहिए तो यहीं पे लिख दूं रिलेशन, और उसके बाद हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए यहीं पे रिलेशन लिख देता हूं ताकि आपको देखिए ध्यान से ना, ये रहा mg। मैं यहाँ रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग देखें, फोकस करिए मेरी बातों पे। मैं यहाँ रिलेशन लिखने जा रहा हूँ। रिलेशन में हमें ये सोचना होता है कि जब ये बढ़ता जाएगा तो क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, ये है। तो चलिए इस पे देखते हैं और कहते हैं कि 1 न्यूटन लगेगा तो ये 1 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन लगेगा तो 2 न्यूटन लगा के चलने नहीं देगा, 10 न्यूटन लगेगा तो 10 न्यूटन लगेगा लगा के चलने नहीं देगा। याद होगा शायद आप लोगों को। और घर में भी कोई चारपाई आप खींचते होंगे, भारी पलंग, चारपाई, चौकी, ऐसे तो आप फोर्स लगाते होंगे तो चलता नहीं होगा शुरू में। और क्यों नहीं चलता होगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा जमीन पर उल्टा लग के उसे आपके फोर्स को रोक देता है। ये सोच के मैं लिख रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो F के बराबर है, लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि फोर्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी होगा। जब लगे हुए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स जिसको लगा के हम चौकी को, बेंच को, चारपाई को कुछ भी खींचना चाहते हैं, और यदि हम स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगा रहे हैं तो नीचे जमीन पर फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होगा जितना हम लगा रहे होंगे। लेकिन कंडीशन है वो जो हम लगा रहे होंगे स्टार्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम हो। लेकिन जैसे स्टार्टिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, कई लोग मिलके, चाहे आप अकेले ही ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू काइनेटिक, अच्छा हाँ, तो जब स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो चारपाई, बॉक्स, टेबल, जो भी कुछ है वो चल देता है, सरकने लगता है। और क्योंकि सरकने लगता है तो याद करो काइनेटिक लगता है, ये काइनेटिक लगता है, तब ये कांस्टेंट लगता है, म्यू के एम जी लगता है। लेकिन कब लगता है आपको याद है ना? जब F की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू एस एम जी हो जाए। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम वाला है। और ये लिखना, ये रिलेशन जानना इसलिए जरूरी है, ये कांस्टेंट हो गया है। जब फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा लगाओगे और ये चलने लगेगा तो कांस्टेंट काइनेटिक लगेगा, और जब कम लगाओगे तो ये वेरिएबल लगेगा, और जितना हम लगाएंगे उतना ही लगेगा, है ना? इसलिए अब हम तैयार हैं ग्राफ खींचने के लिए। और ये देखो, ये y वाला है और ये x वाला है, और ये लिमिटिंग सेक्शन है, और इसकी वैल्यू है म्यू एस एम जी। ये वैल्यू है, ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है म्यू एस एम जी। और y बराबर x है, पावर 1 स्ट्रेट लाइन, y बराबर x है, ये ऐसे है, y बराबर x है। और y बराबर x है मतलब इसकी वैल्यू भी म्यू एस एम जी है। y बराबर x है मतलब इसकी वैल्यू भी म्यू एस एम जी है। और y बराबर x वाली बात में हमेशा ये 45 डिग्री होता है ना? लेकिन जैसे ही देखो, जितना फोर्स, ध्यान दो, ये जितना फोर्स हम लगाए फ्रिक्शन उतना ही डेवलप हुआ, जितना हम लगाए उतना ही डेवलप हुआ।
जितना हम लगाए उतना ही डेवलप हुआ, जितना हम लगाए उतना ही डेवलप हुआ, और लिमिटिंग है अब ये। यदि उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक चल देगा और अचानक फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, अचानक फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और कांस्टेंट रहेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी नीचे वाले म्यू के एम जी। दिस इज म्यू के एम जी। अब ज्यादा फोर्स लगाओ, ज्यादा लगाओ तो भी सरक रहा होगा, तो वही काइनेटिक लगेगा, और ज्यादा फोर्स लगाओ, ये वाला लगा के और ज्यादा तेजी से लेके भागो, पर काइनेटिक वाला ही लगेगा। और ज्यादा फोर्स लगाओ, 1000 न्यूटन लगा दो, काइनेटिक वाला ही लगेगा। सो ये है। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि हमें किसी ग्राफ के बारे में कैसे सोचना चाहिए। हमें इसको ऐसे सोचना था, इस चीज़ को हम लोग बढ़ाते रहेंगे और हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यदि हम लोग इसको अब साइन भी यूज कर लें, ध्यान से मेरी बात सुन लो, है ना, मेरी बात ध्यान सुनो। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड टाइप का खींचे हैं, यदि मैं इसको साइन की तरह बात कर लूं, साइन की तरह, तो लो विथ साइन देखो, ध्यान से मेरी बात सुन लो, विथ साइन देखो, दिस इज एफ, दिस इज एफ। अब आप कहेंगे ये सही है कि ये सही है, तो दोनों सही है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हम लोग इस अप्लाइड फोर्स को प्लस मान लें ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स माइनस लग रहा है। यही कारण है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तब हमें ग्राफ ऐसे खींचना चाहिए, फिर ऐसे खींचना चाहिए, फिर ऐसे खींचना चाहिए, और इसको कहना चाहिए दिस माइनस म्यू एस एम जी एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज म्यू के एम जी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बस इसलिए क्योंकि हम फोर्स इधर लगा रहे थे तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा मतलब माइनस डेवलप हुआ है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, किताबों में आपको ये मिलेगा तो उसका सेंस यही है कि भाई हम साइन में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, वो अंडरस्टूड है। लेकिन यदि सही में साइन ले के बात किया जाए जिसमें बताएं कि अपोज भी करता है, तो ये ग्राफ पे भी आपको अटेंशन रखना चाहिए। मतलब ये भी ग्राफ, बल्कि मैं कहूँगा कि दोनों में ज़्यादा सही कौन है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा सही है जो किताबों में दिया ही नहीं है ना। लेकिन अब ऐसे एक सबको ऐसे गलत कहना कि नहीं ये गलत है तो भी नहीं, और मैं लॉजिकली भी बता रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव है। नहीं तो यदि हम लोग उल्टा सेंस है तो तब तो ठीक है, तब ये भी सही है ना। तो एक ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है। दूसरा, ध्यान से, यदि हम लोग ये कहें कि कहीं कहीं पे इसको थोड़ा चेंज करके ग्राफ खींचता है ना कहीं पे, सो वो भी मैं खींच देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिए। इसको मैं मिटा देता हूं, तब इसको मैं मिटा देता हूं और फिर वो वाली बात कर लेता हूं जो ये आप तो लोग समझ ही रहे होंगे, तो थोड़ी सी बात ये कर लेता हूं, जरा आप लोग देखें इसको भी। ये रहा, ध्यान से, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स और ये रहा अप्लाइड फोर्स ना। तो फिर से वो ग्राफ ये वाली बात, तो कहीं पे ये भी बात आती है कि ये ग्राफ है ऐसे ग्राफ है, ठीक है। ध्यान से, ये वाला थोड़ा सा ऐसे रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वो मोमेंट होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज म्यू एस एम जी एंड दिस इज नथिंग बट म्यू के एम जी, और दिस इज आल्सो म्यू एस एम जी, दिस वैल्यू लिटिल बिट प्लस एंड ऐसे। आप मेरे से कहेंगे कि ये दोनों ग्राफ क्या हुआ,
ये दो ग्राफ क्यों बना दिए आप, है ना। एक इसे हम लोग किंक बोलते हैं ना, इसके ग्राफ में किंक बोलते हैं। किंक मतलब शार्प चेंज इन ग्राफ, है ना। सो ध्यान से फोकस करिए। अब आप हमसे पूछेंगे कि न्यूमेरिकल तो इन सब चीजों पे बनता है, लेकिन एग्जैक्ट, दिस अप्रोक्सीमेटेड एंड दिस व्हाट, आइडियल, एग्जैक्ट ग्राफ। सो यदि मैं कहूं कि ये कौन सा ग्राफ है, तो आप मैं इसे कह दूंगा कि दिस एग्जैक्ट, दिस रियल, नॉट रियल, आइडियल कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड दिस व्हाट, अप्रोक्सीमेटेड। अप्रोक्सीमेटेड ना, या अप्रोक्सीमेटेड, हाँ। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम अचानक शार्प डाउन, एंड दिस इज किंक बोलते हैं, किंकिंग ग्राफ, किंकिंग ग्राफ। दुनिया में किसी ग्राफ में अचानक शार्प डाउन हो या अप हो, मतलब चेंज हो, तो हम उसे किंक बोलते हैं। सो आप कहेंगे कि सर ये है क्या, अंतर क्या, डिफरेंस क्या है। याद करो, जब फ्रिक्शन में, जब ये सड़क के टीथ में से टीथ बाहर निकलता है, जब लगता है कि चौकी बेंच चलने वाला है, बस निकल के चलने वाला है, आइडिया रियल लाइफ में होता भी है। ये वही मोमेंट है जब वो निकलता है और फ्रिक्शनल फोर्स डाउन होता है, तो अचानक नहीं होता, एक रेंज होता है। और सरफेस कभी भी दुनिया का सेम लेवल का रफनेस नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा लहराता हुआ बना दिया हूं कि काइनेटिक हल्का फुल्का कम ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि इस सरफेस को भी मैं ले लिया हूं कि रफनेस सेम नहीं हो सकता। दूसरा मैं ये भी ले लिया हूं कि अचानक नहीं बल्कि निकलने वाला भी कुछ अपना महत्व रखता है। टीथ में से टीथ निकलना और लिमिटिंग स्टैटिक से काइनेटिक होने में डाउन होना, निकलना, याद करो ऐसे ऐसे याद है, रफनेस है और बाहर निकलता है थोड़ा सा। सो टीथ में से टीथ बाहर निकलना, इंक्लाइंड प्लेन, लेवल ऑफ रफनेस में इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड अप होना, बाहर निकलना, देन रेजिस्टेंस ऑफर करते हुए लड़ते हुए चलना, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफर होना, ये वो वाला मोमेंट है। तो ये बाहर निकलने वाला मोमेंट है और लिमिटिंग स्टैटिक से काइनेटिक होने का एक अपना लेवल वाला है ना। कि आप बढ़ा रहे होंगे तो निकल रहा होगा, घट भी रहा होगा, तो ये बढ़ाने पे ये घट रहा होता है। यहाँ पे शार्प डाउन है, तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट है कि ये तो ऊपर वाला है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटेड है। इसका मतलब साफ है, लेवल ऑफ रफनेस को नेग्लेक्ट किया हूं, और ये जो टीथ में से टीथ, स्पाइक्स में से स्पाइक्स जब निकल रहा है, वो भी नेग्लेक्ट किया हूं। तो दो मोमेंट इसमें, दो चीजें नेग्लेक्ट की गई हैं। लेवल ऑफ रफनेस पूरे सरफेस पे हर जगह सेम नहीं होता, इसलिए मैं लिख दिया हूं। और दूसरा ये कि ये जो निकलने वाली बात है, जो डाउन हो रहा है, वो भी मैं नेग्लेक्ट किया हूं, तो अचानक डाउन किया हूं। ये एक विषय है हमारा जो हमें समझना था। तो हमें लग रहा है कि ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे, सब डिटेल बता दिया, ये ग्राफ। और अगेन यहाँ पे भी वही बात है, ये 45 डिग्री है ना। यहाँ पे भी वही है, ये भी 45 डिग्री है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, ये जो ग्राफ है, यदि कहीं पे ग्राफ बना हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ग्राफ बना हो, तो हम लोग उस ग्राफ में दिए गए वैल्यू से हम लोग मास निकाल सकते हैं, म्यू एस निकाल सकते हैं, म्यू के निकाल सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि उस ग्राफ में कौन सा पॉइंट क्या बता रहा है, जानना ज़रूरी था।
क्योंकि ग्राफ में हम लोग कह देंगे कि भाई नीचे जो ग्राफ ऐसे बना था अचानक ऐसे हो गए, तो पता लगा कि यहाँ पर 24 न्यूटन लिखा है, यहाँ पे 20 न्यूटन लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है। तो और इतना ये इतना मास है, तो बताइए म्यू एस मी के क्या है। तो म्यू एस एम जी की वैल्यू 24, म्यू के एम जी की वैल्यू 20। तो इस तरीके से हम लोग चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई फ्रिक्शन के बारे में कुछ और बड़े बड़े पॉइंट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। थ्योरी ओवर हो जाएगा तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। तब यदि कुछ सम फीचर मतलब सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट फ्रिक्शन, तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रिक्शन आपका मन करता है तो नोट बना सकते हैं, मैं तो ऐसे पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब ये कि यदि मैं ये कहूं कि यदि ये मास है m है और फोर्स लगाए और ये चलने लगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नीचे mg ऊपर n, ऐसे, है ना। और दूसरा, यदि मैं ये कहूं कि ये भी है एक और सरफेस, अच्छा ये सरफेस है ऐसे, और यदि मैं कहूं कि यहां पे देखो इसको उल्टा कर लिया, है ना, और फिर से फोर्स लगाया, चलने लगा, m है, उल्टा कर लिया हूं इसको, नीचे mg ऊपर n, और ये फ्रिक्शनल फोर्स। आपको पता है ये म्यू एम जी क्योंकि चल रहा है, लग रहा होगा, ये भी लगेगा म्यू एम जी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छा ये सुनाई दे रहा है ना यार, तुम लोग कुछ लिख नहीं रहे हो, हालांकि मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं तो शायद इसलिए भी नहीं लिख रहे होगे। इज इट ओके? सब चीजें समझ में आ रही है ना? सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूं। कौन सा रहा है पता नहीं, मैं एक्चुअली लग रहा है अब अभी मैं वो किया हूं, आपका क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इसमें वो करना पड़ा, रिफ्रेश करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा था, तो क्या पूछे थे पता नहीं, फिर से पूछ लेना। इसमें आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा था तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि रुक गया था ना ये जो चैटिंग है सामने मेरे। एनीवे कोई बात नहीं। सो हाँ, तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। यदि नीचे एरिया ज्यादा है चाहे नीचे एरिया कम है, यदि उसी तरह के सरफेसेस हैं, म्यू सेम हो ना, तो एरिया कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक्सप्रेशन में म्यू एन आता है, एरिया आता ही नहीं। एक तो ये पॉइंट है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। इज इट ओके? ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, कंडीशन है कि म्यू सेम होना चाहिए। तो चलिए एक पॉइंट क्लियर, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब अगला पॉइंट आपका ये हो सकता है कि सर ठीक है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो मैं 2 क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछता हूं, है ना। और बड़ा एक समय था जब कोचिंग शुरू किया था, बड़ा हंगामा भी किया था। देखते हैं कि आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगले क्लास में मैं फिर से बता दूंगा कि जब फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो जब हम लोग साइकिल में हवा निकल जाती है तो दब जाती है, तो ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में होता है, और उसमें हवा भरी रहती है तो कम कांटेक्ट में होता है टायर उसका।
चाहे बाइक के टायर में से हवा निकल जाती है, कार के टायर में से हवा निकल जाती है, ट्रक के टायर में से हवा निकल जाती है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों को बताना है कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता तो हम लोग क्यों हवा भरवाते हैं, जैम क्यों चलती है, वो क्या ज़रूरत फिर हवा भरवाने की। फ्रिक्शन थ्योरी तो कहता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन आपके लिए है, देखता हूं कि आप लोग कितना सोच के आते हैं अगले क्लास में। दूसरा पॉइंट, यदि हम लोग एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता तो जो ब्रेक लगता है साइकिल में, हम लोग ऐसे ब्रेक लगाते हैं, टक लगाते हैं, तो देखे होगे जो रिम होता है उसके बगल में ग्रिप होता है, रबर का रहता है, उसे पकड़ लेता है ना, और रोटेशनल मोशन को सीज करता है। वो आपकी साइकिल ठठराने भी लगती होगी, है ना। साइन वाले ग्राफ में की वैल्यू यूएस से ज़्यादा थी नहीं, म्यूएस एमजी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही म्यूएस एमजी ज़्यादा ही था, उल्टा तो नहीं बना दिया था, देख लेना, उसको सही कर लेना यार। जो वैल्यू माइनस, अच्छा हाँ, साइन के साथ हम नहीं देखते, है ना, उसमें साइन नहीं देखेंगे, उसमें हम लोग फोर्स के कारण माइनस साइन है ना, उसमें ऐसे नहीं देखना है। जैसे इनका कहना है, श्याम सुंदर का कहना है कि उसमें तो माइनस लगाने पे अब तो म्यू के एम जी को हम लोग ज़्यादा कहना होगा म्यू एस एम जी से। सो मॉड की बात की जाती है म्यू एस और म्यू के, नॉट विथ साइन। म्यू एस म्यू के में माइनस नहीं है बल्कि एम जी के साथ है, एम जी वाले के साथ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का सेंस है वहां पे ना, तो ये नहीं। एनीवे तो हाँ, तो आप लोग इस पे सोचिएगा और हमको बताइएगा। दूसरा, जो साइकिल में ग्रिप होता है, पकड़ लेता है उसको, टक ऐसे लगाते हैं ब्रेक और पकड़ लेता है। तो आप हमको ये बताइए कि जब एरिया पे डिपेंड नहीं करता तो वो जो छोटा सा ग्रिप वाला बनाने वाला, पकड़ने वाला लगा होता है रबर का, क्या उसको पतला कर दें और पतला कर दें, है ना, क्या पिन पॉइंटेड कर दें, पिन पॉइंटेड कर दें उसी मैटर का जिसका बना होता है? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यदि चीजें एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती तो फ्रिक्शन से ही साइकिल में जो ब्रेक होता है, देखे होगे ब्रेक लगाते होगे तो टायर जो होता है उसके अंदर में जो रिम होता है उसके बगल में पिन पॉइंटेड चीजें लगी होती हैं, जो ग्रिप होता है पकड़ लेता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो क्या हम लोग और कम एरिया कर दें, और कम एरिया कर दें। तो इसका आंसर है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, कम एरिया हो चाहे ज़्यादा एरिया हो फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा भी एरिया मत कर दो, इतना भी पिन पॉइंटेड एरिया मत कर दो, इस तरह का भी एरिया मत कर दो, ध्यान से, इस तरह का भी एरिया मत कर दो कि वियर टीयर होने लगे ना, है ना। अब पता चला कि ऐसे ऐसे कर दिए पिन पॉइंटेड एरिया। सो ऐसा ना हो कि सरफेस को वियर टीयर करने लगे, चीर फाड़ करने लगे, धंस जाए, तब नहीं माना जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो जो एरिया होता है साइकिल में, ठीक ठाक एरिया ग्रिप होता है पकड़ने वाला, उसको बहुत कम नहीं कर सकते, नहीं तो जैसे ही उसको दबाएंगे आप तो वो उसके रिम को चीरने लगेगा, वियर टीयर शुरू हो जाएगा। तो इतना भी एरिया कम नहीं होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, लाइक कि वो वियर टीयर शुरू हो जाए। एक ये पॉइंट है, और यही कारण है कि हम लोग जब म्यू की बात करते हैं तो ये भी बात होती है कि म्यू क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है या 1 हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है जो रियल लाइफ में हम लोग जनरल देखते हैं उसमें म्यू 1 से कम ही होता है। रीज़न है कि
एक्सपेरिमेंट में देखा गया है। और दूसरा हम लोग वन से कभी या वन से ज़्यादा की बात तभी करेंगे जब वो सरफेस की तरह बिहेव नहीं करेगा और वो धंसेगा। तो जो फुटबॉल बूट जो स्टड होता है जो पहना जाता है उसमें देखोगे स्पाइक्स होते हैं, जब ग्राउंड पे दौड़ते हैं वो तो उसमें धंस जाता है, थोड़ा थोड़ा धंसता है। तो धंसने वाली बात हमें नहीं करनी है, किसी ब्लॉक में किल लगा के और कहीं रख के खींचने वाली बात नहीं करनी है, या फिर सरफेस के नीचे स्टिक करने वाला, स्टिकिंग केमिकल जो चिपकने वाला, मान लीजिए अलकतरा है, कोल्टार है और जो चिप होता है जो क्या चिप नहीं यार, पिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो रोड पे लगा होता है उस पे ब्लॉक रख के खींचने लगे, पता लगा उसी में चिपक गया है। सो स्टिक करने वाला, चिपक जाने वाला केमिकल लगाना नहीं है। अलकतरा पे रख के ब्लॉक को खींचेंगे तो वहाँ पे म्यू आपको 1 से ज़्यादा लगेगा। यदि उसमें स्पाइक्स लगा देंगे, धंस जाएगा, तो आपको लगेगा म्यू 1 से ज़्यादा है, जैसे फुटबॉल स्टड बूट में करते हैं। तो हमें लग रहा है कि आप ये भी ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। सो एक पॉइंट ये हो गया ना जो डिटेल हो गया। दूसरा अगला पॉइंट हमको लग रहा है कि इस एरिया वाला समझ में आ गया होगा। और एक साइकिल का टायर वाला, बाइक और कार ट्रक वाला आपको सोचना है, अगली बार हमको याद दिलाइएगा, हम आपको बताएंगे। पर हम आपको इसलिए छोड़ते हैं सोचने के लिए क्योंकि आना नहीं आना अलग बात है, सोचने से ब्रेन ट्रेन होता है, तो ट्रेंड करना है अपने ब्रेन को। दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है, आप लिख सकते हैं आपका मन करता है तो। नहीं, एयर वेट से ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आंसर है। और ये भी है कि आपको पता है कि जिस समय मैं शुरुआत किया था, बहुत पहले भी जब शुरुआत किया था कोचिंग, तो बड़ा हंगामा कई क्वेश्चन को लेके होता था और चैलेंज कर देता था बनारस में कि कहीं से भी पूछ के लेके आओ, स्कूल में कहीं देख के आओ, है ना। तो बड़ा मज़ा भी आता था, बच्चे इधर उधर कोचिंग में जाके पूछते थे और बहुत सारे लोग परेशान भी रहते थे कि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं। तो आप लोग भी इसको सोचिएगा, आंसर तो उस समय नहीं मिला, फिर हमें बताना ही पड़ा। एनीवे, दूसरा वाला पॉइंट म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज नॉट अ वैल्यू ऑफ वन सरफेस। बड़ा पॉइंट है, फिर से ध्यान से। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एक सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वैल्यू नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक क्या, वैल्यू। सो म्यू इज नॉट वैल्यू ऑफ वन सरफेस, दिस इज वैल्यू ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। कई बच्चों को तो यही लगता है कि पता नहीं एक बार तो जो मेरे नीचे जो सरफेस है, जो मेरे नीचे जहां पे मैं खड़ा हूं, यदि कहा जाए इस सरफेस का म्यू कितना है, गलत बात है ये। इस पे रखिए कुछ ईटा, पत्थर, बॉक्स, टेबल, चेयर, कुछ ब्लॉक, या मेरा जो पैर है उसके बीच में, तो कुछ रखेंगे तब म्यू की बात होगी। खाली सरफेस जमीन का और इसका और रोड का म्यू नहीं होता ना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, म्यू एक सरफेस का नहीं बल्कि दो सरफेस मिला के। जैसे मान लीजिए टाइल्स है, आपके घर में होगा, चाहे कोई ज़मीनी है, कुछ भी है कोई सरफेस, तो उस पर खुरदरा ईंट रख दोगे तो दोनों के बीच में, उस सरफेस और ईंट के बीच में म्यू ज़्यादा होगा। और एक स्मूथ सरफेस ग्लास का ब्लॉक रख दोगे तो म्यू कम होगा। कुछ और लकड़ी का रख दोगे तो म्यू कुछ और होगा। तो सरफेस वही है, टाइल्स है, उसी पे खुरदरा ईंट रख दो और खुरदरा ईंट रख दो, स्मूथ ईंट रख दो और ज़्यादा स्मूथ रख दो, तो म्यू अलग अलग है, सरफेस एक ही है। तो दो सरफेस मिला के होगा म्यू। एक ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना था। अगला पॉइंट डिस्कशन हो चुका है, आपका मन करता है लिख सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन है। ये एक ये लिख सकते हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अप टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन।
मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ये लिख सकते हैं कि दिस डज नॉट अपोज मोशन, रादर इट अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन, है ना। तो एक ये चीज़ लिख सकते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग के सामने आ गई फ्रिक्शन के बारे में, स्पेशली कि म्यू की वैल्यू 1 से कम ही होती है, 1 से ज़्यादा होने का चांस, कहीं न्यूमेरिकल में 1 से ज़्यादा दिया है तो ठीक है, अब करेंगे 1 से ज़्यादा के नाम पे ही, पर होता नहीं है। दूसरा जो एक दो और बात करनी है जो हमें फ्रिक्शन के बारे में, वो ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि दो सरफेस के बीच में ध्यान से मेरी बात सुनो, दो सरफेस के बीच में जब रफनेस कम की जाती है, रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डिक्रीजेज, then mu decreases first and then suddenly it increases to tending to infinite value। जब दो सरफेस के बीच में रफनेस कम की जाती है, रफनेस स्मूथनेस बढ़ाई जाती है, रफनेस कम की जाती है, तो म्यू कम होता है, ऑब्वियस है। और रफनेस कम की जाती है तो और म्यू कम होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली फिनिश्ड सरफेस में जब इंटरेक्शन होता है, सो दोनों सरफेस का जो इंटरेक्शन लेवल है और एयर टाइट हो जाते हैं, और वो एयर निकल जाता है क्योंकि जगह नहीं होता, और इंटरेक्शन बहुत हाई लेवल पे होने लगता है। वो एक ही ब्लॉक के पार्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं, काइंड ऑफ, और म्यू अचानक बढ़ जाता है। लेकिन केवल कब? हाई फिनिशिंग के बाद। और ये डक्टाइल या स्टील जैसे चीज़ों में होता है, मिरर जो ज़्यादा पॉलिश्ड चीज़ें हो सकती हैं उनके बीच में ही होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग स्मूथ करते हैं तो म्यू कम होता है, और स्मूथ करते हैं तो म्यू कम होता है। अचानक म्यू ज़्यादा हो जाता है कुछ लिमिट बाद। और मैं अपने IIT BHU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत हाईली पॉलिश्ड ब्लॉक्स रखे हुए थे एक्सपेरिमेंट के नाम पर। अब वहाँ पे मैं देखा था, 2 ब्लॉक लिया मेटल के, और ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहा था, हिल ही नहीं रहा था। सोचिए, 2 फ्री ब्लॉक ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे कर दिया, और फिर वो एयर टाइट हो गया क्योंकि फिनिशिंग अच्छी थी। लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होगा, पत्थर के साथ, ईंट के साथ नहीं होगा, कपड़ों के साथ नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो डक्टाइल, हाईली डक्टिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, गोल्ड, मेटल, स्टील, ऐसे, सो वहाँ पे चाहे आप ऐसे देख सकते हैं कि जो 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स हों मिरर टाइप का, मिरर देखिए, को टेबल पे एक ग्लास रखा रहता है ना, जिस पे चीज़ें रखी जाती हैं, उसके ऊपर हल्का सा पानी हल्का सा लेयर लगा के, और उसी पे एक और रख दो ताकि एयर बाहर निकल जाए, इंटरेक्शन हाई लेवल का हो जाए। और फिर खींचना वो आपका नहीं खिंचाएगा वो, हालांकि स्टिक करने वाला कैरेक्टर भी आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये भी समझ रहे होंगे। नहीं, मैग्नेट नहीं था वो, स्टील का था यार, सिंपल स्टील था। ऐसे रखने पे ऐसे ऐसे हो रहा था, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर देने पे वो एयर टाइट और बीच में एयर फ्री हो गया था। वो एक पॉइंट है। चलिए, एक ये हमें बात करनी थी कि म्यू हम जब स्मूथनेस बढ़ाते हैं, सरफेस के बीच में स्मूथनेस बढ़ाते हैं तो म्यू कम होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्मूथनेस कर दें स्टील जैसे सरफेस में, हाईली पॉलिश सरफेस, तो अचानक म्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इन्फाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो, है ना, ऐसे चिपक जाते हैं। तो एक ये चीज़ समझना है कि वो अचानक बढ़ जाता है। अंतिम बात फ्रिक्शन के बारे में,
स्टिक करने वाला कैरेक्टर मैं वो बोल रहा था जो ग्लास के बीच में हल्का सा पानी वाला बोल रहा था ना, जो कहा था कि ग्लास, जो टेबल पे ग्लास होता है, देखे होगे ऑफिस में रखा रहता है ग्लास, ऐसे रखा रहता है, उसी पे एक और ग्लास रख दिया जाए और थोड़ा सा पानी का हल्का सा पोछा लगा दिया जाए, तो मैं उसको बोला था। वो एयर निकालने की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें स्टिक कैरेक्टर आ जाएगा, भाई पानी है तो चिपकने वाला भी आ जाएगा, वो मैं बोल रहा था। एनीवे, अच्छा, अंतिम बात ध्यान से, अब अंतिम बात मेरी फ्रिक्शन के बारे में। अंतिम बात क्या? अंतिम बात ये कि जब हम लोग अपनी साइकिल, बाइक, कार या ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी हम लोग लेके जो चलते हैं, है ना, उसमें हम लोग जब अचानक मिनिमम डिस्टेंस में ब्रेक लगाना है, अचानक आपको मान लीजिए कोहरा है और रोड खत्म हो गई, खाई है, कई बार ऐसा होता है, कई बार हुआ भी है कि आप कहीं जा रहे हैं, पता चला कि अचानक कुछ दिख गया, तो या तो अचानक एक्सीडेंट होने वाला है, चाहे वो किसी चीज़ में लड़ने वाले हैं, चाहे खाई है, चाहे रोड ख़त्म है, चाहे अचानक पेड़ है, कुछ भी है, कोई गाड़ी है और कोहरे में दिखता भी नहीं है, तो बताना है कि उस समय स्टेप क्या लिया जाए। सडन स्टेप, हार्डेस्ट ब्रेक लगाया जाए, हार्डेस्ट ब्रेक लगाएं कि हार्डेस्ट ब्रेक से थोड़ा कम लगाएं कि आधा ब्रेक लगाएं, कि डिपेंड्स ऑन स्पीड। आपको बताना है कि ये हम लोग क्या करें। क्वेश्चन है कि हम लोग पूरा चाप दें, ब्रेक लगा दें ऐसे खड़ाक से। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ इन मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड एक्सीडेंट। जब आप अचानक देखते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, कई तरह की बातें हो सकती हैं, अचानक दिखने वाला, लड़ने वाला, खाई वाला, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो आप कम टाइम में ही, कम डिस्टेंस में ही रुकना चाहेंगे। उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना होगा? अचानक हाँ, बिल्ली वाला बिल्ली वाला भी रीजन हो सकता है, ठीक है। इंडिया में तो कई तरह का रीजन होता है ना, कोई मिर्चा उर्चा नींबू लटकाए होंगे, वो भी कहीं कंकाल और कुछ रखे होंगे, वो भी कई रीजन हो सकता है। भूत ऊत वाला करने के, भूत किए हुए हैं सब, कहीं पे सिंदूर और पायल और क्या क्या सब रखे रहते हैं, फीता और कुछ है ना, टीका, बिंदी सब रखे रहते हैं। तो आपको बताना है कि हार्डेस्ट ब्रेक लगाएं कि हार्डेस्ट ब्रेक से थोड़ा कम लगाएं। चलिए इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूं। इसका आंसर है, हम लोगों को जो स्टेप लेना है वो यदि हार्डेस्ट ब्रेक लगा देंगे, जैसे ही आप अचानक देखे और हार्डेस्ट ब्रेक लगाए, वैसे ही आप पहिए का रोटेशन रोक देते हैं, पूरा वो सीज करता है। ब्रेक कुछ और नहीं करता, ब्रेक गाड़ी को रोकता भी नहीं है, केवल रोटेशनल मोशन को, जो घूमता है पहिया, उसको सीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। रोटेशनल मोशन, गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी को तो फ्रिक्शन रोकेगा। तो जैसे ही आप हार्डेस्ट ब्रेक लगाते हैं, उसका एंगुलर वेलोसिटी सीज हो जाती है, तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, स्लाइड कर जाती है। और जबकि पहले वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहता है, ये वाला हर बार नया नया आता है, रेस्ट में रहता है। तो जब जैसे ही ब्रेक लगाते हैं वो गाड़ी सरक जाती है, और जब गाड़ी सरकने लगती है तो काइनेटिक लगता है, जो कम होता है, और ज्यादा दूर तक चले जाएंगे, जल्दी रोक नहीं पाएगा, काइनेटिक कम होता है। फ्रिक्शन को ही रोकना है, आपकी स्पीड को। और यदि आप हार्डेस्ट से थोड़ा कम लगाएं और उतना ही कम लगाएं जिससे गाड़ी बस सरके नहीं, है ना, गाड़ी सरके नहीं, तब स्टैटिक वाला लगेगा, स्किडिंग ना हो, तब स्टैटिक वाला लगेगा और कम ही दूरी में रुक जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक ज्यादा है, उसे रोकना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मालूम कैसे चलेगा कि कितना कम लगाएं? पता चला बहुत कम लगा दिए तो काइनेटिक वाले से ज्यादा बदतर स्थिति हो जाए, जाके मार देंगे।
यही कारण है कि जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो हल्का सा पुश करके थोड़ा कम ज़्यादा करते रहते हैं ताकि एवरेज हो जाए। स्लाइडिंग वाला भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टैटिक वाला मिला जुला के एवरेज हो जाए, मतलब पूरा ना ही परफेक्ट वाला स्टैटिक लग पाया हो ना पूरा काइनेटिक, ऑन इन बिटवीन देम। यही रीज़न है कि हल्का सा हचक लेते हुए वो दोनों काम कर रहे होते हैं। ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो लग्जरी गाड़ी और महंगी गाड़ियां होती हैं उसमें एबीएस सिस्टम होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसी चीज को ख्याल रखते हुए कि हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड करें। आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 90s के अराउंड आ चुका है, 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, और भयंकर तरीके से लग्जरी और रिलैक्स और कंफर्ट की बात हो रही है। एसी, दिस दैट, इंडस्ट्री पोल्यूशन हो रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ओजोन लेयर का ब्रेक डाउन चल रहा है, होल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन दुनिया कैसे किस तरीके से गर्त में जा रही है। सो अब यही है, इतना लोग इतना हरी में, इतना जल्दीबाजी में है कि चीज़ें अब यहाँ तक कंफर्ट आ गया। सो एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब वो आप ब्रेक को चाप दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रिसाइकल वाला पार्ट रहता है। जैसे ही स्किडिंग होता है वो ब्रेक अपने आप थोड़ा सा कम कर लेता है, ऐसा प्रोग्राम रहता है, ऐसा सिस्टम होता है उसमें, है ना, कि आपको नहीं ध्यान देना है, आप बस चाप दीजिए और वो स्लाइड वाला अवॉइड करके अपना रिसाइकिल करके, जैसे ही स्लाइडिंग होगा उसमें सेंसर लगे होते हैं। इतना सेंसिटिव डिवाइस होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, वो अपना एक्ट करता है और कम कर लेता है ताकि स्लाइड ना हो। दिस इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एनीवे, तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो हम लोग वो जो हचक लेके ब्रेक लगाते हैं, दैट इज मोर बेटर दैन स्किडिंग ऑफ बाइक, साइकिल और कार और ट्रक। और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है तब तो बात ही नहीं, आपको ध्यान ही नहीं देना, आप चाप दीजिए ब्रेक, वो उसका काम है, वो सरकने नहीं देगा, स्टैटिक वाला लगवा लेगा, जो कि आपको ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। एनीवे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बातें पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक और क्वेश्चन आपके लिए है जो अंतिम बात मैं करना चाहता हूं, और अब क्वेश्चन हम लोग अगले ही क्लास से करेंगे लग रहा है। तो अंतिम बात ये है, जो लास्ट पॉइंट है, जो क्वेश्चन के तौर पे ही मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूं। देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, इस पे सोच पाते हैं कि नहीं। बोला इसका तो आंसर भी बता दिया कि हार्डेस्ट थोड़ा कम है ना, टू अवॉइड हाउ मच लेस टू अवॉइड स्किडिंग, स्लिपिंग, स्लाइडिंग, इसको अवॉइड करने के लिए उतना ही कम, ये नहीं कि बहुत कम, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपको सोचना है, एक तो टायर वाला सोचना है, दूसरा फिर से वही वाली बात आ गई, यदि अचानक एक कोहरा है, अचानक रोड खत्म हो गई, सामने पूरी खाई ही खाई है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं ऐसे, और अचानक मेरे सामने दिखा कि खाई है और बहुत हाई स्पीड में गाड़ी जा रही है, 120 किलोमीटर पर आवर, और अचानक देखा खाई है, हमको दिखा सडनली। आपको हमें बताना है कि मैं क्या करूं, कौन सा स्टेप लूं, सीधे जाऊं और ब्रेक लगाऊं, पहला ऑप्शन, सीधे जाऊं और ब्रेक लगाता रहूं, या बिना ब्रेक लगाए हुए गाड़ी को मोड़ दूं इधर की तरफ ऐसे, या मोड़ते हुए ब्रेक लगाऊं, मोड़ते हुए ब्रेक लगाऊं, या इस पे डिपेंड करता है, माई स्टेप डिपेंड्स ऑन माई स्पीड। 4 ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से सुन लो। क्वेश्चन ये है कि मैं हाई स्पीड में जा रहा हूं, है ना, और
सामने अचानक कोहरा था, खाई दिखा कि अचानक बीच में अब खाई में गिरने वाले हैं, कम डिस्टेंस बाकी है, लंबी से ऐसे दूर तक खाई है और इधर ग्राउंड है ना मेरे पीछे। आपको बताना ये है कि मैं क्या स्टेप लूं। पहला ऑप्शन सीधे जाऊं, ब्रेक लगाऊं। दूसरा ऑप्शन ब्रेक न लगाऊं, हैंडल मोड़ के ऐसे मुड़ जाऊं। तीसरा ऑप्शन हैंडल भी मोड़ दूं और ब्रेक भी लगाता रहूं। और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स ऑन माई स्टेप, डिपेंड्स ऑन माई स्पीड। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि हमें कौन सा स्टेप, विच वन स्टेप इज मोर सेफ स्टेप देन अदर। मतलब चारों में से कौन सा स्टेप है जो बाकी से हमें ज़्यादा सेफर रखेगा, ज़्यादा सही रहेगा ना। तो आप लोगों को हमको लग रहा है कि कई लोग अपना डिपेंड्स ऑन स्पीड, कई लोगों का आंसर है सर आप मूवी के तरह। अच्छा ऑप्शन सी बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन सी है और डी है थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हुए मोड़ दीजिएगा। अच्छा चलिए, वैसा ऐसा ना हो कि आप लोग सी सोच के बैठे रहें या डी सोच के बैठे रहें। मैं आंसर बता देता हूं पर एक्सप्लेनेशन नहीं बताता हूं, ताकि आप लोग उस पे सही पे सोचें। पता लगे सोच ही नहीं रहे हैं, सी बोल के बैठ गए आज ही, अब सोच ही नहीं रहे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर है फर्स्ट वाला। हमें ब्रेक लगाना है और सीधा जाना है। ब्रेक लगाते हुए मोड़ना सही नहीं है, बिना ब्रेक लगाए हुए मोड़ना सही नहीं है, और ये स्पीड डिपेंडेंट नहीं है। मोर सेफर ड्राइव इज टू मूव स्ट्रेट एंड अप्लाइंग ब्रेक। अब ये क्वेश्चन ये है कि क्यों। अब जरूरी था, ये आंसर बताना जरूरी था, नहीं तो सबका आंसर या तो सी आ रहा था या तो डी आ रहा था। तो आंसर तो हमारे पास अब मतलब आंसर आ गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका काम है। तो अगले क्लास में आप हमको याद दिलाइएगा और इस पे आप सोचिएगा कि क्यों ये ज़्यादा सही है बजाय इसके कि बाकी 3 और एक टायर वाला। तो दोनों एक्सप्लेन करके हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे, और जितनी भी थ्योरी थी फ्रिक्शन की, 3 क्लास लगा फ्रिक्शन के बारे में समझने में, उसको फील करने में, है ना। तो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंजॉय करते हैं, हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। तो अगले क्लास में आप लोग बताइएगा हमें सोच के इस पे, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।